चैनल में आपका स्वागत है। मैं पीयूष रावल। संस्कृत की बात करेंगे हम, और संस्कृत में आज हम वर्ण विचार पर बात करेंगे। वर्ण विचार क्या कहता है? आपका बेसिक आपका शून्य है विषय का, और किसी भी लैंग्वेज का शून्य जो है वो उसकी वर्णमाला होती है। यदि वर्णमाला आपकी अच्छी नहीं है तो आप किसी भी विषय को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। तो ध्यान दें, आपको विशेष फोकस करना है, विशेष गौर करना है इस वर्ण विचार पर। क्या कहता है वर्ण विचार? पहला बिंदु यहाँ का शुरू होता है वर्ण। सर ये वर्ण क्या होता है? तो यहाँ लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जाए वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे लिखा है, फिर से सुनना, भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब ऐसी इकाई जिसका टुकड़ा कभी होता नहीं है। तो जैसे अ आपने लिखा, क्या इस अ का कोई टुकड़ा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, क्योंकि अ अपने आप में स्वतंत्र है। आपने व्यंजन वर्ण लिखा क, क्या इसका टुकड़ा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, तो ध्यान दें, क्योंकि वो हलंत का है ना। इसलिए भाषा की वह सबसे छोटी इकाई मतलब एक अक्षर जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, उस अक्षर को इकाई कहा जाता है। एक सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जाता उसे वर्ण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अक्षर की। साहब इस वर्ण को अक्षर क्यों कहते हैं? तो सर आपने एक समास पढ़ रखा होगा, और वो समास पढ़ा है आपने नई तत्व समास। उसमें अक्षर शब्द का यदि समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है देखिएगा, न क्षरः इति अक्षर। अब इस समास विग्रह की परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए कि न मन नहीं, क्षर मन समाप्त होता है। कौन? अक्षर। जो कभी समाप्त नहीं होता है वह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। ठीक है, नहीं समाप्त होने वाला, है ना, जो कभी समाप्त नहीं होता है वो अक्षर कहलाता है। ठीक, जैसे यह अ लिखा और इस अ को मैंने यहां से हटा दिया, क्या वो अक्षर अ हमेशा के लिए समाप्त हो गया? नहीं हुआ, इसलिए अक्षर कभी समाप्त होते नहीं। अब ध्यान दें आप, अगला बिंदु कि सब ये वर्ण और अक्षर है क्या, ये किस रूप में पढ़े जाते हैं? तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके प्रकारों की। ठीक है, अब प्रकारों की हम जब बात करेंगे तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं इस पर हम बात करेंगे। अब इसके कितने प्रकार हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले देखें वर्ण या अक्षर के प्रकार। तो पहला प्रकार है इसका, वो है स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। और इसका एक और नाम भी है जिसको अच स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच। दूसरा है इसका प्रकार व्यंजन वर्ण, और इसका दूसरा प्रकार है, दूसरा नाम है इसका हल। और तीसरा प्रकार है इसका अयोगवाह। ठीक है, ये 3 प्रकारों के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज हम सबसे पहले अभी बात करने वाले हैं स्वर वर्णों का। ये क्या है, किसे कहते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप स्वर वर्ण। हटाओ से, हाँ ध्यान दें, पहला बिंदु, पहला प्रकार व्यंजन वर्णमाला का, और वर्णमाला का पहला प्रकार है आपका स्वर वर्ण। तो हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1 स्वर। क्या है स्वर? तो देखें, उसे अच भी कहा। क्यों कहा? तो वो अपन आगे बात करेंगे। अच और स्वर। अब ये क्या कहते हैं कि सर अच या स्वर किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, मतलब अपने आप में जो स्वतंत्र रूप में होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के अन्य वर्ण होता है, इनका उच्चारण जो है
वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से स्वर कहा जाता है। अब ये कितने प्रकार के हैं? तो नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लूत और नंबर 4 मिश्र। ये अलग अलग प्रकार है इसके। अब सर ये ह्रस्व क्या है? तो इसकी परिभाषा यदि सुननी है आपको तो सुनिए। इसकी परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब बहुत कम समय, उसे ह्रस्व कहा जाता है। दीर्घ, जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे वे दीर्घ कहलाते हैं। जिसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे वे प्लूत कहलाते हैं। जो 2 अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर के बने हैं, 2 भिन्न स्वरों से मिलकर के बने हैं, वे मिश्र स्वर कहलाते हैं। ये इसका डेफिनेशन। अब इसमें होते कौन कौन से स्वर हैं? तो ह्रस्व कौन कौन से हैं देखेंगे आप जरा। अ, ई, उ, री और री। ये जो 5 जो है वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। दीर्घ कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, री और री। सॉरी, ठीक है, ये तो हुए आपके दीर्घ। मिश्र कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ, ये मिश्र स्वर। अब कहने को सर प्लूत क्यों छोड़ा? तो कारण ये है कि प्लूत जो है वो 3 मात्राओं वाला है। तो जैसे मैंने यहाँ से ह्रस्व स्वर कोई उठाया और उसको लिखा, और उसके साथ यदि आपको इस तरीके का 3 बना हुआ सिंबल दिखाई पड़े, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि वो प्लूत कहलाता है। ठीक है, किसी भी स्वर के साथ वह 3 का सिंबल लगा हुआ दिखे, इसका मतलब आप उसका उच्चारण किसमें करेंगे? प्लूत में करेंगे, क्योंकि वो 3 मात्राओं का संकेत करता है और 3 मात्राओं का समय जिसमें लगता है उसे प्लूत कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी स्वर वर्णों की बात। अब यदि हम कहें कि वर्णमाला के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो आप गिन लें कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल कितने हुए? 13। कितने स्वर होते हैं? स्वरों की संख्या वर्णमाला के अनुसार कितनी है? 13। कितनी है? 13। लेकिन यदि आपसे पूछें कि संस्कृत वांग्मय के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप वांग्मय शब्द या अष्टाध्यायी शब्द का प्रयोग होते ही या व्याकरण शब्द का प्रयोग होते ही यदि आपसे पूछे स्वरों की संख्या, तो आप बताएंगे कितनी? 21 या 22। ठीक है, चलिए फिर कहा। अब ये तो हो गई हमारे स्वरों की बात। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। दूसरा बिंदु है व्यंजन वर्ण। सर आपका प्रश्न उठ रहा होगा कि ये ए ओ आई ओ क्यों लिखा, तो वो अगले वीडियो में कंफर्म हो जाएगा आपको कि वो ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्ण कौन से हैं। सबसे पहले व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिनको कहते हैं जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है, स्वरों की सहायता से उच्चारण, बिना स्वरों के इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। वास्तव में कहें तो व्यंजनों का बिना स्वरों के कोई अस्तित्व होता नहीं है। सर कैसे कह सकते हो आप ऐसा? तो देखें, जैसे मैंने कोई एक शब्द लिखा, शब्द तो नहीं है लेकिन ऐसे ही मैंने कुछ लिख दिया, आधे आधे व्यंजन वर्ण सब है, इसको पढ़ के दिखाएं जरा, तो पढ़ सकते हैं आप? नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसमें जब तक स्वर नहीं मिलेंगे, इसमें अ मिलाया, इसमें अ मिलाया, इसमें अ मिलाया और इसमें अ मिलाया, अब इसको पढ़िए, ये पढ़ा जाएगा कंबल। ठीक है, क्योंकि व्यंजन स्वर के अधीन है, बिना स्वरों के इनका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। तो अब देखेंगे इसके प्रकारों के बारे में। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सब व्यंजनों के प्रकारों के विषय में यदि पूछा जाए तो मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं और सामान्य रूप से यह भी 4 प्रकार के हुआ करते हैं। तो पहला मुख्य रूप से 3 प्रकार कौन से? तो नंबर 1 स्पर्श,
व्यंजन वर्ण, ठीक है। दूसरा है अंतस्थ, और तीसरा है ऊष्म, और चौथा और सामान्य प्रकार है इसका संयुक्ताक्षर। ये चौथा और अंतिम सामान्य प्रकार है इसका संयुक्ताक्षर। अब आपको एक चीज बार बार आ रही होगी जहन में कि सर स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त ये कहलाते क्या हैं और इनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो देखिए, स्पर्श का मतलब होता है जो आपके मुख को स्पर्श करते हुए निकलते हैं जो वर्ण, वे स्पर्श वर्ण है। जो अंतस्थ वर्ण आपके अंतर नाभि या आपके कंठ से निकलने वाले जो वर्ण है वो अंतस्थ कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण वे कहलाते हैं जो बोलते समय आपके मुख से ऊष्मा पैदा करते हैं, इसलिए वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और संयुक्ताक्षर वह कहलाते हैं जिनको अलग अलग दो व्यंजन विपरीत ध्वनियों से बनाया जाता है, उसे या अलग अलग व्यंजन वर्णों से मिलकर बनाया जाता है, उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो ध्यान देना। सबसे पहले स्पर्श वर्ण में क से लगा के म तक सभी वर्ण आते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। यहाँ तक के सभी वर्ण जो है वो इसमें आते हैं स्पर्श में। इनको डिवाइडेशन के रूप में वर्ग में डिवाइड किया गया है, जैसे क वर्ग, इसमें आते हैं क ख ग घ ङ, वो वहां से लगा के प वर्ग, तो सर क वर्ग से प वर्ग के बीच में 5 वर्ग हैं और उसमें ये सभी व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण आते हैं। क ख ग घ ङ क वर्ग में आता है, च छ ज झ इ च वर्ग में, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग में, त थ द ध न त वर्ग में, और प फ ब भ म प वर्ग में आता है। तो स्पर्श वर्ण कौन से हैं तो क से लगा के म के बीच में क वर्ग से प वर्ग तक। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं तो य, व, र, ल। एक प्रश्न और उठेगा आपके मन में अभी कि साहब हमने तो य, र, ल, व पढ़ रखा है और आपने यहाँ य, व, र, ल क्यों लिखा। तो इसका समाधान भी आपका अगला जो बनेगा वीडियो उसमें हो जाएगा। ऊष्म, अगला ऊष्म वर्ण क्या कहता है, इसमें आते हैं श, श, स और ह, ठीक है। लेकिन व्यंजन वर्ण ध्यान रहे, जैसे ही संस्कृत में आप अलग करके लिखें उन्हें हलंत कर दिया जाता है, ठीक है। श, 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 ह जो है वो सभी ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और संयुक्ताक्षर के रूप में यदि आप जानना चाहते हैं तो होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, ठीक है। ये कई सारे वर्ण हैं, ये 3 तो बने हुए हैं, इसके अलावा भी और आप बना सकते हैं। ये सभी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका व्यंजन का पोर्शन। अब हम बात करते हैं अयोगवाह पर। किस पर बात करेंगे, अयोगवाह। अयोगवाह क्या है साहब, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अयोगवाह पर। तीसरा और अंतिम प्रकार है वर्णमाला का, वो है अयोगवाह। अब आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भले माहेश्वर सूत्र याद हो लेकिन फिर भी इनकी आवश्यकता बार बार पड़ती है, इसलिए ये भी आपको याद होना चाहिए। अयोगवाह क्या कहते हैं तो अयोगवाह के अंतर्गत 2 ही वर्ण आते हैं, एक तो अनुस्वार और दूसरा आता है विसर्ग। ये 2 ही वर्ण ऐसे हैं जो केवल अयोगवाह पर आते हैं। पहला है अनुस्वार और दूसरा आता है विसर्ग। ये जो है वो आपके अयोगवाह पर आते हैं, है ना। तो ध्यान रहे, वर्ण विचार के अंदर हम 3 बिंदु पढ़ चुके। पहला है स्वर व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। ये तीनों बिंदु जो है वो हमने पढ़े, वो आपके वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। इसके जो भी प्रश्न बने वो अगले वीडियो में, जो माहेश्वर सूत्र का वीडियो हम पढ़ेंगे, उसमें आपका समाधान होगा, ठीक। अब व्यंजन के विषय में पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं
तो 33 प्लस यदि संयुक्त अक्षर 3 जोड़े जाए तो 36 हो जाते हैं। लेकिन वर्णमाला के अनुसार पूछे तो कितने होते हैं? 33, ये 13, और यदि 2 अयोगवाह है तो वो तो अपने आप में 2 ही है। लेकिन यदि संस्कृत वांग्मय में या संस्कृत व्याकरण या अष्टाध्यायी के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या पूछे तो व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो 63 या 64 हो जाती है। कितनी हो जाती है? ये पूछा गया प्रश्न है, 2016-17 की शायद रेट में पूछा गया प्रश्न है कि संस्कृत वांग्मय के अनुसार या संस्कृत अष्टाध्यायी के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है।